नमस्कार। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। मतलब इसके इतिहास, कारण और जो अभी की स्थिति है मध्य 2025 तक, उस पर। कोशिश यही है कि उपलब्ध स्रोतों से इस जटिल मुद्दे को, इसके ज़रूरी पहलुओं को फटाफट समझे। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये कहानी सिर्फ 2022 में शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। सोवियत संघ का टूटना, फिर यूक्रेन की आज़ादी, उसका यूरोप और नेटो की तरफ झुकाव, ये सब रूस के लिए चिंता की बात थी। वो यूक्रेन को हमेशा से अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता आया है। और फिर यूक्रेन के अंदर भी वो विभाजन है, पश्चिमी बनाम रूसी भाषी पूर्वी और दक्षिणी इलाके। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। हाँ बिल्कुल, देखिए 1991 में यूक्रेन का आज़ाद होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन जो बात स्रोतों में साफ उभर कर आती है वो ये कि यूक्रेन ने जब पश्चिम के साथ, यूरोप के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की तो वो रूस के जो रणनीतिक हित थे उनसे सीधा टकराव हुआ। रूस के लिए यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, बल्कि वो उसे अपने सुरक्षा दायरे का, अपने ऐतिहासिक प्रभाव क्षेत्र का एक अहम हिस्सा मानता रहा है। और आपने जो कहा यूक्रेन का अंदरूनी सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन, वो बाद के सालों में राजनीतिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बना। ये चीज बार बार सामने आई। सही बात है। और फिर आता है 2014 का वो साल, एक अहम मोड़। यूरोमैदान प्रदर्शन हुए, राष्ट्रपति यानुकोविच को हटना पड़ा और उसके फौरन बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, उसका विलय कर लिया। मार्च 2014। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इसने जैसे संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल दी। और इसी के साथ डॉनबास में, मतलब डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहां अलगाववादी लड़ाई शुरू हो गई। रूस पर आरोप लगे कि वो हथियार और सैनिक भेज रहा है। मिन्स्क समझौते भी हुए 2014-2015 में, पर स्रोत बताते हैं कि वो शांति लाने में नाकाम रहे। क्यों? क्या वजह थी उनकी नाकामी की? हाँ, स्रोत इसमें कई पहलू दिखाते हैं। एक तो ये कि जो समझौते की शर्तें थी उनको लेकर दोनों पक्षों की समझ, उनकी व्याख्या वो बिल्कुल अलग थी, कोई एकमत नहीं था। दूसरी तरफ जमीन पर संघर्ष विराम लागू कैसे होगा, उसकी कोई ठोस, कोई मजबूत व्यवस्था बन ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि 2014 से 2021 के बीच, जैसा कि आंकड़े हैं, करीब 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता रहा। वो एक तरह से रुका हुआ संघर्ष नहीं था, बल्कि वो भविष्य के एक बड़े टकराव की, एक बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर रहा था। खासकर तब जब यूक्रेन और नेटो के बीच सहयोग और गहरा होता गया। इससे रूस की चिंताएं और बढ़ीं। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया, उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण से। शुरुआती लक्ष्य, जैसा बताया गया, वो था कीव सरकार को हटाना और यूक्रेन का विसैनिकरण करना। लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध, उनकी सेना का भी और आम नागरिकों का भी, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। रूसी बढ़त धीमी पड़ गई। हाँ, और इसके जो वैश्विक परिणाम हुए वो भी तुरंत सामने आए, जबरदस्त थे। स्रोत बताते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, इन्होंने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद भेजी। वहीं रूस पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसके बैंकिंग सिस्टम पर, तेल निर्यात पर, और जो खास प्रभावशाली लोग हैं, ओलिगार्क, उन पर। नेटो ने भी पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी काफी बढ़ा दी। और सबसे दुखद पहलू, लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। मारियोपोल, बूचा जैसे शहरों की तबाही की तस्वीरें तो सबने देखी। बहुत भयानक मंजर था। अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो वहां भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। जैसे शुरुआत में रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया, वो एक बड़ी सफलता थी यूक्रेन के लिए। फिर मारियोपोल की लंबी घेराबंदी हुई और आखिर में उसका पतन हुआ। 2022 के अंत में यूक्रेन ने खेरसोन शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। ये भी एक बड़ी जीत थी। लेकिन फिर पूर्वी मोर्चे पर, खासकर बाखमुत जैसी जगहों पर, महीनों तक बहुत खूनी, बहुत थका देने वाली लड़ाई चली। बहुत नुकसान हुआ दोनों तरफ। बिल्कुल, और यहीं से वो दौर शुरू होता है 2023 से 2025 का, जिसे स्रोत एक तरह के ठहराव के रूप में देखते हैं, मतलब एक स्टेलमेट जैसी स्थिति। खंदकों की लड़ाई, दोनों ही पक्ष छोटी मोटी बढ़त के लिए भी बहुत भारी कीमत चुका रहे थे। जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस दौर की एक खास बात जो स्रोत बताते हैं वो है ड्रोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, बहुत ज्यादा, न सिर्फ निगरानी के लिए बल्कि सीधे हमले करने के लिए भी।
रूस ने लगातार यूक्रेन के शहरों पर, उनके ऊर्जा संयंत्रों पर मिसाइल हमले जारी रखे। तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के सीमावर्ती इलाकों में और अंदरूनी हिस्सों में ड्रोन हमले और कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाइयां तेज कर दी। युद्ध का तरीका, उसका स्वरूप बदल रहा था। ना तो बहुत ही बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि दोनों तरफ लाखों लोग या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सही आंकड़े शायद कभी पता ना चले। अनगिनत घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो गए। युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच भी चल रही है। कितने ही परिवार उजड़ गए। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। और अब मध्य 25 साल 2025 तक आते आते शांति वार्ता की जो कोशिशें थीं वो लगभग ठप पड़ी हैं। कोई प्रगति नहीं दिख रही। स्रोत साफ बताते हैं कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की भारी कमी है, बहुत ज्यादा अविश्वास है। यूक्रेन अपनी पूरी क्षेत्रीय अखंडता वापस चाहता है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। वो इससे कम पर तैयार नहीं। वहीं रूस अपनी सुरक्षा गारंटी चाहता है और क्रीमिया पर वो किसी भी समझौते से साफ इनकार करता है। तो ये ऐसी मांगे हैं जहां बीच का रास्ता निकालना फिलहाल तो बहुत मुश्किल नजर आता है। और इसका असर पूरी दुनिया झेल रही है। ऊर्जा संकट, महंगाई बढ़ना, नेटो का विस्तार, फिनलैंड सदस्य बन गया, स्वीडन की प्रक्रिया चल रही है और पूरी दुनिया में देशों ने अपना सैन्य खर्च बढ़ा दिया है। तो हमने देखा कि कैसे ये संघर्ष, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं, 2014 के अहम मोड़ से गुजरकर 2022 के पूर्ण हमले के बाद आज एक बहुत मुश्किल गतिरोध पर आ खड़ा हुआ है। और इसके असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। तो संक्षेप में इन स्रोतों से हम क्या समझ सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच की जमीन की लड़ाई नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये असल में 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों, राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों की लड़ाई है। पूरी दुनिया इस संघर्ष को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसका जो भी नतीजा होगा वो आने वाले दशकों में वैश्विक गठबंधनों को, लोकतंत्र के भविष्य को और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे ढांचे को आकार देगा, उसको प्रभावित करेगा। ये सोचने वाली बात है कि जब ये संघर्ष खत्म होगा तो उसके बाद की दुनिया कैसी दिखेगी और इसके सबसे स्थायी सबक क्या होंगे जिनसे हम सीख सकते हैं।